Good morning, dear students. Today we are going to read the poem My Own True Family, written by Ted Hughes. This is the lesson number 4 of your textbook, The Bliss. First, I am reading from the text what is given about the author. The poem My Own True Family is written by Edward James Ted Hughes, 1930 to 1998. He was a noted English poet and had been the poet laureate of Great Britain from 1984 till his death. His famous works include Birthday Letters, The Hawk in the Rain, and Tales from Ovid. माई ओन ट्रू फैमिली का अर्थ है मेरा खुद का असली परिवार। ये कविता टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। टेड ह्यूज जिनका जन्म 1930 में हुआ और इनकी मृत्यु 1998 में हुई, ये इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और ये 1984 से अपनी मृत्यु तक ब्रिटेन राज्यसभा के सभा कवि भी रह चुके थे। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम है बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर पोएट के बारे में दिया गया है। अब हम लोग इस कविता पर आते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द पोएम, माई ओन ट्रू फैमिली। सो यहाँ पर टाइटल से पता चल रहा है कि माई मतलब मेरा, ओन खुद का, ट्रू मतलब सच्चा, फैमिली मतलब परिवार। तो इन दिस पोएम टेड ह्यूज वांटेड टू टेल अस दैट ट्रीज आर ऑल्सो लाइक आवर ओन फैमिली एंड वी शुड ट्रीट एंड रिस्पेक्ट देम लाइक वी ट्रीट एंड रिस्पेक्ट आवर अदर फैमिली मेम्बर्स। इस कविता में कवि ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम, स्नेह और रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हमें परिवेश, प्रकृति और पेड़ों को भी उसी प्रकार से अपना परिवार का हिस्सा समझकर उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड एंड इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली. It focuses strongly on the need to protect our natural environment for the welfare of mankind. अब इसको समझा रहा हूँ। The poem describes, ये कविता वर्णन करती है, the magical experience, एक जादुई अनुभव के बारे में, of a young child, जो एक बालक को हुआ था, बालक के साथ हुआ था, in an oak wood, जब वो एक बलूत के जंगल में गया था, and इंडिकेट्स दैट, और इससे ये दर्शाया जाता है, ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज की मनुष्य जाति को और पेड़ों को शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली, कि मनुष्य जाति और पेड़ों को एक साथ, थ्राइव मतलब है फलना फूलना, एज ए सिंगल फैमिली, एक ही परिवार की तरह फलना फूलना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। इट फोकसेस, ये कविता फोकसेस मतलब केंद्रित है, स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। इस कविता में बहुत जोर से इस बात पर कहा गया है, जोर देकर कहा गया है कि हमें अपने प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक संपदा को प्रोटेक्ट, बचाना है, वह हमारी धरोहर है। फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, किस लिए? मनुष्य जाति के वेलफेयर, भलाई के लिए। The poet wants to say that we should protect our environment for the sake of human being, कि हमें प्रकृति को बचाना है, उनके लिए नहीं, अपने मनुष्य जाति के भलाई के लिए इनको हमको देखना है, बचाना है। अब हम कविता पर आ रहे हैं। I will read one stanza after another and I will explain after completing the stanza. एक एक करके मैं स्टैंजा को पढ़ूंगा, उसके बाद उस स्टैंजा को मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट स्टैंजा, ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स, हर एक स्टैंजा में 3 लाइन्स हैं। तो फर्स्ट मैं एक साथ पढ़ता हूं। Once I crept in an oak wood, I was looking for a stag.
I met an old woman there, all nobly stick and rag. She said, I have your secret here inside my little bag. एक समय की बात है, कवि बोल रहे हैं, I crept in an oak wood, कि मैं एक बार बलूत के जंगलों में गया था. क्रेप्ट का मतलब है चुपचाप से, स्टिल्थली, साइलेंटली, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. मैं चुपचाप से एक बार एक बलूत के जंगलों में मैंने प्रवेश किया था. आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टैग, और मैं वहां पर क्या ढूंढने के लिए गया था जंगल में? स्टैग, मेल डियर. स्टैग मीन्स मेल डियर, नर हिरन. कवि कह रहे हैं जब मैं छोटा था, बालक था, तो एक बार मैं बलूत के जंगलों में मैं चुपचाप से प्रवेश मैंने किया था, पीछा करते हुए. किसका? एक मेल डियर का, एक नर हिरन का पीछा करते हुए मैं चुपचाप से जंगलों में मैंने प्रवेश किया था. मैं ढूंढ रहा था, मैं स्टैग को ढूंढ रहा था, मेल डियर को वहां ढूंढ रहा था. आई मेट एन ओल्ड वुमन देयर, ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग. और उस जंगल में जब मैंने प्रवेश किया, इन एन ओक वुड मतलब बलूत का जंगल, उस जंगल में प्रवेश करने के बाद मेरी मुलाकात किससे हुई? एक ओल्ड वुमन से, एक बूढ़ी औरत से हुई, जो कैसी थी? उनकी हालत कैसी थी? ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग. उनके हाथ में एक स्टिक, डंडा था, जो बूढ़े लोगों के हाथों में कई बार देखा जाता है, क्योंकि वो सही से चल नहीं सकते हैं तो वो लोग हाथ में लाठी का इस्तेमाल करते हैं. तो उस बूढ़ी औरत के हाथ में भी एक स्टिक था, जो क्या था? नॉबली. नॉबली मतलब वो लड़खड़ा रही थी, वो डंडा जो है वो कांप रहा था उनके हाथ में, मतलब वो सही तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही थी. एंड रैग, रैग मीन्स टॉर्न क्लोथ्स, और उनके शरीर पर जो वस्त्र थे वो सारे फटे हुए चिथड़े थे. तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, ये ओल्ड वुमेन कौन है? हियर द ओल्ड वुमेन सिंबलाइजेस द मदर नेचर. यहाँ पर ओल्ड वुमेन हमारी प्रकृति की देवी या वन देवी को दर्शा रहा है कि किस तरह से उनकी अवस्था हो चुकी है. उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके हाथ में एक डंडा है और वो भी लड़खड़ा रहा है. मतलब हमारे वनों की स्थिति इसी प्रकार से है. वन और जंगलों को हमने काट काट कर खोखला कर दिया है, वो अब ढंग से खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं. यही चीज़ यहाँ पर ओल्ड वुमेन दर्शा रही है. सी सेड, और उस ओल्ड वुमेन ने कवि को कहा, आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग. उसने कहा कि आई हैव योर सीक्रेट, उस कवि को कहा कि मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट, सीक्रेट मतलब राज, हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग. उन बूढ़ी औरत के पास एक छोटा सा बैग भी था कंधे पर, और उन्होंने कहा कि इस छोटे से बैग के अंदर मेरा तुम्हारा एक राज मेरे पास छुपा हुआ है. अब हम लोग सेकंड स्टैंजा में जा रहे हैं. तो इस स्टैंजा से हमें पता चला कि वंस द पोएट इंटर्ड एन ओकवुड इन सर्च ऑफ ए स्टैग, and there he met an old woman whose condition was very thoughtful, and she told the poet that she had some kind of secret in a little bag. तो इस स्टैंजा से हमें पता चला कि कवि एक बार जंगल में प्रवेश करते हैं, बलूत के जंगल में. एक नर हिरन की तलाश में गए थे वो वहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिनकी अवस्था बहुत ख़राब थी, जिनके कपड़े फटे हुए थे, और उस औरत ने उनको कहा कि मेरे पास तुम्हारा एक राज मेरे इस बैग के अंदर रखा हुआ है. अब हम लोग सेकंड स्टैंजा पे जा रहे हैं. Then she began to cackle and I began to quake. She opened up a little bag and I came twice awake, surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. उसके बाद जब उन्होंने कहा मेरे पास तुम्हारा एक राज है, उसके बाद then she began to cackle. कैकल मतलब जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसना. उसके बाद वो ये बोलने के बाद ही वो बूढ़ी औरत जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगी. एंड आई बिगैन टू क्वेक, और उनकी हंसी सुनकर कवि की अवस्था क्या हुई? द पोएट बिगैन टू क्वेक. क्वेक मतलब यहाँ पर है शेक, कांपना. कवि जो हैं डर के मारे कांपने लगे. शी ओपेंड अप अ लिटिल बैग, और उसके बाद उन्होंने अपना छोटा सा बैग जिसमें उन्होंने कहा था उसका सीक्रेट है, वो उन्होंने कवि को खोल कर दिखाया. एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और कवि जो हैं वो ट्वाइस मतलब दुगना, अवेक मतलब चौकन्ना हो गए कि इस बैग के अंदर ऐसा क्या मेरा राज छुपा हुआ है, ये देखने के लिए वो
दोगुना चौगुना हो गए। लेकिन उस बैग में देखने के बाद ही कवि ने अपने आप को क्या पाया? सराउंडेड बाय अ स्टेयरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू ए स्टेक। कवि ने अपने आप को पाया कि वो अब सराउंडेड, घिरे हुए थे, बाय अ स्टेयरिंग ट्राइब। स्टेयरिंग मतलब एकटक घूरना, ट्राइब मतलब जनजाति। एक खास तरह के जनजाति ने उनको घेरा हुआ था और जो उनको घूर रहे थे। एंड मी, और कवि खुद क्या थे? टायर्ड। टायर्ड मतलब बंधे हुए थे। टू ए स्टेक। स्टेक मतलब लकड़ी का खूंटा। खूंटे में, लकड़ी के खूंटे से वो बंधे हुए थे और उनके चारों तरफ एक जनजाति, प्रजाति के लोग उनको घूर रहे थे। तीसरे स्टैंजा में अब हम लोग जा रहे हैं। दे सेड, यहां दे मतलब कौन? ये स्टेयरिंग ट्राइब, ये जनजाति के लोग जो घूर रहे थे। दे सेड, उन्होंने कहा। पहले मैं पूरा स्टैंजा पढ़ लेता हूं। दे सेड, वी आर द ओक ट्रीज एंड योर ओन ट्रू फैमिली। वी आर चॉप डाउन, वी आर टॉर्न अप, यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। अनलेस यू मेक ए प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई। उस स्टीयरिंग ट्राइब ने, उस घूरने वाली प्रजाति ने हम मुझसे कहा, वी आर द ओक ट्रीज। वो कौन है? उन्होंने खुद अपना परिचय दिया कि हम लोग बलूत के पेड़ हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और हम लोग भी तुम्हारे ही परिवार के सदस्य हैं। तो इसका मतलब कवि ने अपने आप को लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ पाया और जो जाति उनको घेरे हुए थी, घूर रही थी, वो क्या थी? वो दरअसल असली में ओक के ही वृक्ष थे, जिन्होंने कहा कि तुम हमें अपना परिवार का सदस्य समझो। लेकिन उन्हें क्या किया गया है? वी आर चॉप डाउन, वी आर टॉर्न अप, यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। लेकिन हम लोगों को क्या किया जा चुका है? वी आर चॉप डाउन। ओक ट्रीज बोल रहे हैं कि हम लोगों को चॉप डाउन, काटा जा चुका है। वी आर टॉर्न अप, उखाड़ा जा चुका है। जमीन से हम लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। जब हम लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा था तब तुमने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई। यहाँ पर यू का मतलब सिर्फ कवि को नहीं बोला जा रहा है। इट रिप्रेजेंट्स द होल ह्यूमन मैनकाइंड। सारी मानव प्रजाति को यह बोला जा रहा है कि जब पेड़ों को काटा जाता है, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, तो हम लोग अपनी पलकें तक नहीं झपकाते हैं। अनलेस यू मेक ए प्रॉमिस नाउ। अब ओक ट्रीज बोल रहे हैं कि आज तुम्हें एक वादा, प्रॉमिस मतलब वादा, कि अगर आज तुम एक वादा नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तब नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तब तुम्हें आज मृत्यु की गोद में जाना पड़ेगा। अगर तुम आज हम लोगों से एक वादा नहीं करोगे तो तुमको हम लोग मृत्यु दे देंगे। अब हम लोग चौथे स्टैंजा में जा रहे हैं। Whenever you see an oak tree fell, swear now you will plant two. Unless you swear, the black oak bark will wrinkle over you, and root you among the oaks where you were born but never grew. Whenever, क्या वादा करना होगा? यही वादा है। Whenever you see an oak tree fell, whenever मतलब जब कभी भी। तुम, यहाँ पे तुम मतलब वही कवि को बोला जा रहा है, लेकिन दर्शाया जा रहा है, इंडिकेटिंग द होल मैनकाइंड। सारे मानव प्रजाति से, सब लोगों से ये प्रॉमिस किया जा रहा है, करने के लिए बोला जा रहा है कि जब भी यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, जब भी किसी बलूत के पेड़ को कटता हुआ देखो, गिरता हुआ देखो, यहाँ सिर्फ ओक ट्री की बात नहीं है, किसी भी पेड़ को हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। अगर तुम किसी भी ओक ट्री को गिरता हुआ या कटता हुआ देखो, स्वेयर, कसम खाओ। स्वेयर मतलब कसम खाना। नाउ यू विल प्लांट टू, कसम खाओ कि तुम 2 पेड़ और लगाओगे। इसका मतलब है कि कवि से और कवि के जरिए हम लोगों से ये वादा करने के लिए पेड़ बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी पेड़ को कटता हुआ देखें, गिरता हुआ देखें, तो हम उसके बदले में 2 पेड़ कहीं और लगाएं। अनलेस यू स्वेयर, और अगर तुम ये कसम नहीं खाओगे आज, द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, और अगर नहीं करोगे तो जिस खूंटे से तुम बंधे हुए हो वो खूंटा भी एक ओक के पेड़ का ही बना हुआ है, और उस बलूत का पेड़ का क्या होगा? बार्क। बार्क मतलब पेड़ की छाल, ऊपरी सतह। तो उस ओक के वृक्ष की छाल तुम्हें क्या करेगी आज? विल रिंकल ओवर यू। रिंकल मतलब तुमको उसमें समेट लेगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पेड़, कवि को जिस खूंटे से बांधा गया है वो खूंटा भी ओक ही का बना हुआ है, कटा हुआ वृक्ष का वो हिस्सा है। तो पेड़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर तुमने ये वादा आज नहीं किया
तो जिस खूंटे से तुम बंधे हुए हो उस खूंटे की ही छाल तुमको घेर लेगी, तुमको उसमें समेट लेगी। एंड रूट यू अमंग द ओक्स, और यहाँ पर रूट का मतलब है कि तुमको दफना दिया जाएगा, तुमको उसके अंदर ढक लिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, तुमको तुम्हारा सांस घोट दिया जाएगा, गला दबा दिया जाएगा। एंड रूट यू अमंग द ओक्स, तुम हमारे ही अंदर समा जाओगे, ओक्स के वृक्ष ही तुम्हारा गला दबा देंगे। वेयर यू वर बॉर्न बट नेवर ग्रू, जहाँ पर, यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम लोग तुम्हें दफना देंगे, उसी मिट्टी में दफना देंगे जहाँ से तुम जन्मे हो। यू वर बॉर्न, इसी मिट्टी में तुम्हारा जन्म हुआ है। बट नेवर ग्रू, लेकिन तुम बढ़ोगे नहीं। ऐसे क्या होता है, मिट्टी में हम लोग जब कुछ गाड़ते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, कोई बीज बोते हैं तो बीज से पेड़ बन जाता है। लेकिन पेड़ बोल रहे हैं कि आज अगर तुमने ये वादा नहीं किया तो हम लोग तुम्हें गला घोंट कर यहीं पर गाड़ देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, और लेकिन तुम यहाँ से बढ़ोगे नहीं, तुम यहीं पर वैसे के वैसे ही रह जाओगे। आखिरी स्टैंजा की तरफ अब जा रहे हैं। यही कविता का आखिरी स्टैंजा है। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बोज, द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी when I came out of the oak wood back to human company. My walk was the walk of a human child, but my heart was a tree. यही पूरे कविता का सार इसी पैराग्राफ, इसी स्टैंजा में दिया हुआ है। इस स्टैंजा को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बोज, ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये सब क्या था, एक सपना था। ये पूरा एक कवि ने एक सपना देखा था। ये सपना उन्होंने कहाँ देखा था? बीनीथ मतलब नीचे, द बोज मतलब टहनियों के, ब्रांचेस, पेड़ के नीचे बैठकर, टहनियों के नीचे बैठकर, पेड़ की टहनियों के नीचे बैठकर ये सपना उन्होंने जंगल में देखा था। द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी, और इस सपने ने उनको क्या कर दिया? ऑल्टर्ड मतलब चेंज्ड, बदल कर रख दिया। कवि की सोच को बदल कर रख दिया, उनके हृदय को परिवर्तित करके रख दिया। When I came out of the oak wood back to human company, और कवि बोल रहे हैं कि जब यह सपना देखने के बाद मैं जब बलूत के जंगलों से बाहर आया, कहाँ पर? ह्यूमन कंपनी, मानव समुदाय के बीच, मानव जाति के बीच, पेड़ों के बीच से होकर, जंगलों के बीच से होकर जब मैं मानव समुदाय में, मानव जाति के बीच वापस आया, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड, कि मेरी जो चाल थी, वॉक वॉज द वॉक ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड। मैं तो, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा कि एक कवि उस समय छोटे थे, बच्चे थे, जब वो जंगल में गए थे और उन्होंने ये सपना देखा था, उनके साथ ये घटना घटी थी। तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं वहाँ से बाहर आया तो मेरी चाल वैसी ही थी, मैं अभी भी छोटा बच्चा ही था। बट माई हार्ट वॉज ए ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको समझने की ज़रूरत है ज़्यादा, कि मेरा जो हृदय था वो अब बच्चे का नहीं था, वो उस हृदय में अब क्या थी? वाज ए ट्री, मेरे हृदय में अब पेड़ों के प्रति सहानुभूति, प्यार, स्नेह, ये सब भर चुका था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा हृदय पेड़ का हो गया था। पेड़ का हो गया था का यहाँ मतलब है पेड़ के प्रति मेरे अंदर, हृदय में संवेदनशीलता जन्म ले चुकी थी। पहले मुझे नहीं पता था कि पेड़ों को क्या कष्ट होता है या पेड़ों को कटता हुआ देखकर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इस सपने के देखने के बाद जब मैं उस जंगल से बाहर आया तो मेरे हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था और मुझे उनके कष्ट के बारे में, उनकी तकलीफ़ों के बारे में पता चला और मेरा हृदय अब पेड़ों के प्रति बहुत ही प्यार और स्नेह से भर चुका था। सो दिस इज़ द पोएम माई ओन ट्रू फैमिली। अब मैं कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। इन द फर्स्ट लाइन, द क्रेप्ट मीन्स वेंट इन क्वाइटली, चुपचाप से प्रवेश करना। ओक वुड मतलब बलूत का जंगल। स्टैग मतलब मेल डियर, जो वर्ड नोट्स में भी दिया हुआ है, नर हिरन। नॉबली मतलब
अनस्टेडी, शेकी, कांपते हुए या लड़खड़ाते हुए। रैग मतलब टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े। सीक्रेट मतलब कॉन्फिडेंशियल, कोई गुप्त बात या राज की बात। कैकल मतलब बेली लाफ, खिलखिलाकर हंसना, ठहाके लगाकर हंसना। क्वेक मतलब यहां पर है ट्रेम्बल या शेक, कांपते हुए, डर से कांपना था यहां। ट्वाइस मतलब दुगना। अवेक का मतलब है कॉन्शियस, अटेंटिव, सचेत हो गया। सराउंडेड मतलब इनसर्कल्ड, चारों ओर से घिर जाना। स्टेयरिंग मीन्स टू लुक फिक्सली विथ ओपन आईज, एकटक लगाकर देखना। ट्राइब मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक नेशन और प्लेस, जनजाति। टायर्ड मतलब टू फैशन, बंधा हुआ। स्टेक मीन्स अ पीस ऑफ वुड, खूंटा। चॉप्ड, चॉप्ड मतलब कट, काट डालना। टॉर्न अप, टॉर्न अप का मतलब है टू टेक आउट ऑफ द ग्राउंड, उखाड़ फेंकना। ब्लिंक मतलब है पलकें झपकाना। प्रॉमिस मतलब जैसा मैंने पहले पढ़ाते वक्त कहा, वो, प्लेज, वादा। उसके बाद है फेल्ड, फेल्ड मतलब पुल डाउन, इसका मतलब ये काट देना, काट कर गिरा देना। स्वेयर, स्वेयर मतलब प्रॉमिस, कसम खाना। रिंकल, रिंकल मीन्स श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ लेना, ऊपर से घेर लेना। रूट, रूट का मतलब है डिग इन, पुट अंडर, जड़ में गाड़ देना, जमीन में गाड़ देना। बीनीथ, बीनीथ मतलब बिलो। बोज, बोज मतलब ब्रांचेस, टहनियां। ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड मतलब चेंज्ड, बदल कर रख देना, परिवर्तित कर देना। कंपनी, कंपनी का मतलब है एसोसिएशन, संगत। तो ये इनके जो कुछ कठिन शब्दों थे उनका ये अर्थ है।